नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज मेरे खास मेहमान हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्रीराम माधव। स्वागत है आपका। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी आयात करके लाई है किरण बेदी को। कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी पार्टी में नेताओं की इतनी कमी थी कि आपको अपना कोई मिला नहीं, बाहर से लाना पड़ा। नहीं, ये चर्चा बहुत पुरानी हो गई है। नहीं, चर्चा अभी भी है। किरण बेदी जी, दिल्ली के लिए जो योग्य एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है उस प्रकार का नेतृत्व बीजेपी के पास ही है। एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक अनार्किस्ट है। दोनों के बीच में दिल्ली को सीधी बात हो रही है। इसलिए सवाल ये है कि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कि अपने टैलेंट को मौका देती है। पहली दफा ये हो रहा है कि आपने अपनी जो पूरी सेना है उसको तो छान लिया और देखा कि आपके पास कोई जनरल नहीं, बाहर से आपको जनरल आना पड़ा। मुख्यमंत्री फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होते हैं। हमारे पास भी अच्छे लोग हैं, किरण बेदी भी हमारी है। सबको समय समय पर सबको मौका मिला है। दिल्ली में पहले भी और मुख्यमंत्री थे। ये आपने सही बात नहीं, सब लोगों को मौका मिलता है कि हमने पहले मौका दिया, बाकियों को सबको देते हैं, जिता नहीं पाए। सबको हमारा मुख्यमंत्री रहा, हमारा मुख्यमंत्री रहा है दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि इस राज्य में हम कई लोगों को समय समय पर जो दिल्ली के लिए आवश्यक है वो लाया है। हमारा रेस्पॉन्सिबल पार्टी है, रेस्पॉन्सिबल व्यक्तियों को हमने आगे लाया है। हमारे पास बहुत लोग हैं, उनमें से किरण बेदी जी भी है। पर लोगों में, बीजेपी के लोगों में नाराजगी है थोड़ी। कुछ कार्यकर्ताओं ने हाथ खींच लिया। उन्हें लग रहा है कि देखिए हमारे नेता को तो टिकट मिली नहीं, नेता कह रहे हैं हमें तो टिकट मिली नहीं। बाहर से आप अपने कैंडिडेट्स ला रहे हैं। विनोद बिन्नी हुआ, किरण बेदी हुई, कई सारे, अश्विनी उपाध्याय, इतने सारे लोग, शाजिया अली बाहर से आके बीजेपी पर विराजमान हुए। उनको लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं, ये डिस्कंटेंट है। इसको मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चर्ड डिस्कंटेंट है हमारे कार्यकर्ताओं में। आप लोग उसको बहुत बड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जब देखो पार्टी जीतने की परिस्थिति में जब होती है तो दावेदार बहुत होते हैं। दावेदार बहुत होने पर कुछ लोगों को जब उनके पसंदीदा व्यक्ति को नहीं मिला तो थोड़ा बहुत आक्रोश रहना स्वाभाविक है। उसको हम हैंडल करेंगे, सबको साथ लेकर जाएंगे, इस चुनाव में हम जीतेंगे। किरण बेदी की कभी भी टीम प्लेयर वाली इमेज नहीं रही है। किरण बेदी हमेशा से ये माना गया है उनके बारे में कि उनको लोगों के साथ काम करने में दिक्कत रही। ये उनके विरोधी बार बार कहते रहे। आपको लगता है कि दिक्कत होगी बीजेपी जैसी पार्टी में सबको साथ में लेके चलने में? विरोधी तो सबके बारे में बहुत कहते हैं। विरोधी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं कहते थे आप लोग। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रूव किया ना, द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंट्री टू गेट। इसी प्रकार सीनियर पुलिस ऑफिसर रही है। टीम प्लेयर नहीं होता तो पुलिस ऑफिसर के रूप में सफल काम नहीं कर पाता कोई भी। पुलिस फोर्स को आप समझेंगे, उस फोर्स में टीम को ही लीड करना पड़ता है। पर आप ये मानेंगे टू बी ए गुड लीडर। पर आप ये मानेंगे कम से कम कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी को जमकर टक्कर दे रहे हैं इस चुनाव। देखो भाई, कोई भी चुनाव में सभी प्रमुख दलों को चुनाव लड़ते समय हमको गंभीरता से लेना चाहिए। अब कितना टक्कर दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, चुनाव के बाद पता चल जाएगा। हम इलेक्शन को गंभीरता से लड़ेंगे। हम इलेक्शन को चीप लेवल पर नहीं ले जाएंगे, गंभीरता से लड़ेंगे। ठीक है, गंभीर चैलेंज अगर देना रहा है कि बीजेपी का अपना कोई एजेंडा नहीं। सस्ती बिजली देंगे, सस्ता पानी देंगे। जो आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में बात कही, जो लोगों को पसंद में आई, हूबहू आप वही बात कर रहे हैं। ये पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट, ब्लॉक प्रमुख का कॉन्सेप्ट, जो कि पहले संघ में हुआ करता था, बाद में आप लोग भूल गए। आम आदमी पार्टी ने आपको याद दिलाया कि राजनीति कैसे करते हैं। बूथ प्रमुख, मोहल्ला प्रमुख, पूरे देश में हमारे पार्टी ने पिछले अनेक वर्षों से करता आया। दिल्ली में आदत छूट गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शंस में मैं स्वयं देखा, कई राज्यों में हमने इसी आधार पर चुनाव लड़ा था। इतना बड़ा विजय के पीछे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। उसी को फिर से हम दिल्ली चुनाव में प्रयोग करेंगे। हमारे पास बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की ताकत है। पर मुद्दे आपके सारे वही आम आदमी पार्टी वाले, जो केजरीवाल ने कहा वो एजेंडा आपका नहीं, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के लिए जो आवश्यक मुद्दे, कभी हो सकता है कि कोई जैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको लड़ना है, वो मुद्दा सबका हो सकता है, उसमें क्या खराबी है। जनता तय करेगी किसके पास देने की क्षमता है, वो जनता तय करेगी। पर कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि जो पारंपरिक नेता है उसकी हार हुई है। जो कार्यकर्ता है अब जो नेता बन गया है, जो पहले सोशल एक्टिविस्ट हुआ करता था, उसकी कहीं ना कहीं जीत हुई। हमारी ही पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो
दिल्ली के हित में कौन से व्यक्ति को, कौन से लोगों को आगे लाना है, ये विचार करके हिम्मत से वो निर्णय लिया है। सारा पार्टी उस निर्णय के साथ है। दो चार कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा तो भी उनसे बात करके उनको भी साथ लेकर चलेंगे और व्यापक दिल्ली के जनता का समर्थन लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो 10 जनवरी की मोदी जी की सभा थी जिसमें कोई आया नहीं, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं आई, जितनी की लोकसभा चुनाव में आया करती थी उस कदर भीड़ नहीं आई, भीड़ में जोश भी थोड़ा कम था। इन सब चीज़ों के चलते बीजेपी पैनिक कर गई और बोला कि भैया हमारे लोग तो जिता नहीं पा रहे, बाहर से किरण बेदी को पकड़ के लाओ। दिल्ली के नेतृत्व को लेकर चर्चा कम से कम मेरी जानकारी में पिछले 2-2.5 महीने से चलती रही है। इसका कोई एक रैली या कोई एक कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं था। हम बहुत दिन से चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली को किस प्रकार का लीडरशिप हमको देना है। उसमें से तमाम विचार आए थे, अनेक नाम पर चर्चा हुई थी, फाइनली सब मिलकर एक निर्णय किए थे। क्यों किरण बेदी क्यों चूज की गई? नहीं तो जैसा मैंने कहा, इस समय दिल्ली के बीच, दिल्ली के जनता के सामने एडमिनिस्ट्रेटर वर्सेस एनार्किस्ट की एक विकल्प रखना था। हमने उसी चीज को देखने का, सोचने का दूसरा नजरिया है। मैंने आपको सोचने का दूसरा नजरिया देता हूं। मैं आपको दूसरा नजरिया देता हूं कि एंटी करप्शन क्रूसेडर को हराने के लिए एक एंटी करप्शन क्रूसेडर चाहिए, कि नेता भ्रष्ट हैं, दिल्ली के लोग ये मान चुके हैं। अब अगर एक एंटी करप्शन क्रूसेडर को हराना है तो उसी जैसा कुछ चाहिए। तो केजरीवाल को हराने के लिए केजरीवाल का पुराना साथी। देखिए, हर कैंडिडेट का जो भी मुख्यमंत्री पद या इवन विधायक भी बनना चाहता है, उनका कॉम्पिटिटर होता है। ऐसा मानकर नहीं चलना कि और किसी का नाम हम प्रस्तावित करते, किरण बेदी का नहीं करते तो पार्टी में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता भाई। इस पार्टी में बहुत सारे योग्य लोग हैं, उनमें से हमको कोई जो आज की तिथि में जो सबसे यूजफुल हमको रहेंगे अच्छा सरकार देने में, उनको लेना पड़ता है। पर सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, सब मिलकर ही जीतेंगे, सब मिलकर ही सरकार को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली से निकलते हुए थोड़ा उत्तर की तरफ चलते हैं, जम्मू कश्मीर, जहाँ के चुनाव में आपकी बड़ी अहम भूमिका थी, लेकिन लगता है कि आपकी सारी मेहनत काम लाई नहीं, सरकार तो बनी नहीं आपकी। अभी तक नहीं बनी है, मैं मानता हूँ। ऐसी स्थिति रहेगी या बनेगी सरकार? नहीं, जल्दी बनेगी, ऐसा भी मेरा विश्वास है। क्या आपको ये विश्वास कहाँ से आता है? क्योंकि चर्चा हुई आपकी पीडीपी से, लेकिन जो उनकी मांगे थी, उनकी जो शर्तें थी वो आपको मंजूर नहीं, आपकी शर्तें उन्हें मंजूर नहीं और बातचीत डिरेल हो गई। जम्मू कश्मीर का जो इस समय इलेक्शन मैंडेट है, उसका सम्मान वहाँ के मुख्य दलों को करना पड़ेगा। एक फ्रैगमेंटेड मैंडेट है, इसका सम्मान करते हुए सबसे अच्छा अरेंजमेंट जो बन सकता है उसको बना के राज्य को देना पड़ेगा। ये हमारा प्रयास है, हमारी बातचीत चल रही है और हमें सकारात्मक एक सहयोग या सकारात्मक एक संदेश और लोगों से मिल रहा है। ये तो आपने पिछली दफा भी कहा था, इससे आगे नहीं कहूंगा। लेकिन उसमें हुआ नहीं ना कुछ। आपको लग रहा है कि अब अभी तक हुआ नहीं है। पर्दे के पीछे चर्चा चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि वो एक इस दिशा में बढ़ चुकी है कि जम्मू कश्मीर में जल्द सरकार बनेगी? उसी दिशा में प्रयास चल रही है। नहीं, प्रयास चल रही है कि हो गई है कामयाबी, आपको हाथ लगी? कामयाबी हो गई तो अब ये चर्चा क्यों होती, सरकार ही होती वहां। तो अभी कामयाबी हुई नहीं, लेकिन आपको सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री आपका होगा कि पीडीपी का होगा, या फिर इस बार एमसी से चल रही है? तो बता दीजिए, पर्दे के पीछे किस किस से चल रही है? जम्मू कश्मीर की जनता जिन 87 लोगों को चुनकर दिया है उनमें से कोई एक होगा। पर ये तो मेरे को लग रहा है कि कोई वफादारी नहीं है बीजेपी की, कि चलो हम एनसी को पटाने की कोशिश करते हैं, पीडीपी को भी पटाने की कोशिश करते हैं, जो पड़ गया उससे शादी हो जाएगी। नहीं, आप इस समय इतना ही आनंद लेते रहिए, उससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। आप सीधी बात पे हैं तो सीधी बात कीजिए कि मुख्यमंत्री, क्योंकि आपने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। आज भी, आज की तारीख में क्या राम माधव जी आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। सारे विषयों पर हमारे साथ जो जाने वाले हैं उनसे हम चर्चा करेंगे, जो भी होगा आपको पता चलेगा। चर्चा हो रही है, हो रही है, बड़ी अच्छी दिशा में बढ़ रही है। तो इनमें से किसी चीज पे तो फैसला हुआ होगा? नहीं, जो किसी भी चीज में फैसला नहीं हुआ तो बात क्या होगी? सारे फैसले एक साथ आपको बताएंगे, तो ऐसे पीस मिल नहीं बताएंगे। तो हो चुके हैं फैसले? नहीं, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी आप बताना नहीं चाहते। अभी क्यों बताएंगे भाई? सीधी बात है, सीधा जाके दीवार को टकराना थोड़ी होता है। नहीं, खबर भी दे दीजिए अगर है। आपकी मुस्कान मुझे कुछ बता रही है। खबर तो मैंने दिया कि जम्मू कश्मीर की जनता सरकार बनाने के लिए मैंडेट दी है, अस्थिरता के लिए या गवर्नर रूल के लिए नहीं। पर जो बहुत मूलभूत सवाल हैं 370 को लेकर, एफस्पा को लेकर, इन सब पे कहाँ से कोई रजामंदी होगी? तो होगी ना, बात करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा गवर्नमेंट से? नहीं, जब सरकार बनानी हो, जो दो भिन्न पार्टियां सरकार बनाती है तो वो एक ही विचार के होते हैं तो भी एक मिनिमम प्रोग्राम बनता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। दो भिन्न दल जब मिलकर चलते हैं
तो स्वाभाविक है यहाँ भी जब हम सरकार बनाएंगे तो एक मिनिमम प्रोग्राम तो फिर एग्री होगा। आप पे आरोप लगेगा कि आपके जो एजेंडे पे था आर्टिकल 370 जो कि बड़े एजेंडे पे था, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं पाए। फिर जब मौका मिला आप सरकार में भी बैठ गए और आपने कहा था कि कश्मीर को देश का हिस्सा बना देंगे, 370 हटा देंगे, वो कर नहीं पाए। ये तो आप ही के लोग आप पे आरोप लगाएंगे। न तो हम ये सारे बातों की चिंता करके ही तो करेंगे ना, जो बातचीत करेंगे। ये तो प्राथमिक चीज़ है ना, हमको मालूम नहीं क्या कि हम जब कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों को हम ध्यान में रखें, हमारे ध्यान में रहना चाहिए, वो सारे चीज़ हम जानते हैं। आरोप ना लगे यही प्रयास होगा। सीधी बात, राम माधव जी हमारे साथ हैं। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने जमात-उद-दवा को बैन कर दिया है, लेकिन जमात-उद-दवा पाकिस्तान को कह रहा है कि हम तो अपना काम करते रहेंगे। अब तक हफीज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त पर जब ओबामा है तो ये एक सकारात्मक कदम है, या आपको लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा? नहीं, देखिए, काउंटर टेररिज्म एक एरिया है जिसमें भारत के साथ अमेरिका को बहुत आगे चलना पड़ेगा। एक तो ठीक है, जमात-उद-दवा वाला विषय एक विषय है, पर पूरे पाकिस्तान के तौर तरीके को लेकर भारत वर्षों से जो कहता आया है उस बात को अमेरिका को आगे जाकर एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे अमेरिका आज एक्नॉलेज करने की हिम्मत कर रही है। ये बात नहीं है कि जो हमको मालूम है अमेरिका को मालूम नहीं है, बट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें अमेरिका एक्नॉलेज नहीं करता था। आज पहली बार, यार कुछ दिन पहले सेक्रेटरी केरी ने भी ये बात कह के गया वहाँ जाके। अब अमेरिका स्वयं होकर उनके पाकिस्तान के ऊपर कुछ दबाव लगा रहा है। अच्छी बात है, इस दिशा में और बहुत आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि खबरें ये आई कि अमेरिका ने और यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को बोला कि लखवी को भारत के हवाले करो या फिर ब्रिटेन को या फिर अमेरिका को सौंपो। हमारे जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा हमें तो ऐसा कुछ कहा नहीं, उन्होंने हमें बता के गए, कैमरे में बोल के गए। हाँ, बराबर है, खबरें मीडिया में आई, हमने भी पढ़ा था। बट एक बात तो स्पष्ट है कि अमेरिका कम से कम अभी समझ ले कि पाकिस्तान का इस विषय में, काउंटर टेररिज्म के विषय में, उनका नीयत, उनका इंटेंशन सही नहीं है। ये बात तो अमेरिका को स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या कोशिश हो रही है कि भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान पर दबाव डालें कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर जो आतंकवाद पनप रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल, पाकिस्तान आतंकवाद, दुनिया के आतंकवाद का, ग्लोबल टेररिज्म का हब है, अड्डा है। यह बात कई बार साबित हुआ है। अब भारत तो बार बार कह रहा है इस पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव लाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अमेरिका भी उस दिशा में आगे कोशिश की, तब तक तो कुछ निकला नहीं। बिल्कुल किया, अब तो निकल रहा है। अब मैं क्या निकला? अब तक मुझे बता दीजिए क्या किया? जैसे मैंने कहा, सेक्रेटरी केरी इस्लामाबाद जाके बोल के मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने जमात-उद-दवा को इससे पहले 3 दफा बैन किया है। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। इस बार क्यों बदलेगा? नहीं, बिल्कुल आपका इस संशय से मैं भी सहमत हूं, क्योंकि पाकिस्तान के, इसलिए मैंने कहा पाकिस्तान के इंटेंशन को अमेरिका को समझना चाहिए। इट्स इनसिंसियर इन इट्स अप्रोच टू टैकलिंग टेरर। तो मतलब समझ में ये आ रहा है पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करता है टेररिज्म को। तो राम माधव जी, आपकी बात सुनकर मुझे ये लग रहा है कि आपने आउटसोर्स कर दिया है अंकल सैम को कि अमेरिका आप लड़ो हमारी लड़ाई, हम क्यों नहीं लड़ते अपनी लड़ाई? बिल्कुल लड़ते, हम बिल्कुल लड़ते हैं। हम ये कह रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म वाली लड़ाई हम, भारत जो लड़ रहा है उसमें अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को हमारे साथ आना चाहिए, हम मिलकर लड़ना चाहिए। क्या उम्मीद है अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा से, क्या निकल के आएगा? दोनों देशों के बीच संबंध घनिष्ठ हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं। यह संदेश इस विजिट के माध्यम से जाएगा और एक अच्छा व्यक्तिगत संबंध भी हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में स्थापित हुआ हो, ऐसा लगता है। जिस प्रकार का बॉनहोमी में देखने को मिलता है, डिप्लोमेसी इज आल्सो अबाउट पर्सनल रिलेशंस। उसमें हमारे इंटरेस्ट्स को या हमारे इंटेंशंस को अमेरिका समझेगी, अमेरिका के विजन, अमेरिका के चिंतन को हम समझेंगे, उससे कई चीज़ों में अच्छा परिणाम आ सकता है। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और स्ट्रेंथन करना है। हमारा $100 बिलियन का इकोनॉमिक कोऑपरेशन है आज, इसको 5 टाइम्स बढ़ाना है। इन सारी दिशाओं में बातचीत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों देशों के नेताओं में बहुत अच्छा संबंध आज है। आपको उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने से दिल्ली चुनाव में फ़ायदा होगा? ये फोटो अपॉर्चुनिटी कि अमेरिकी राष्ट्रपति खड़े हैं, भारत की सेना मार्च कर रही है, टैंक्स आ रहे हैं, जहाज़ आ रहे हैं, ओबामा देख रहे हैं, राष्ट्रपति सलामी ले रहे हैं, सबसे कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको 7 फरवरी को? देखिए, इस विजिट को हम बहुत महत्वपूर्ण बायलैटरल विजिट मानते हैं। इसको कोई एक चुनाव के साथ जोड़कर कम करके दिखाने का प्रयास हमें किसी को नहीं करना चाहिए। हो जाए तो फायदा है, हो जाए तो आपके मुंह में घी शक्कर, अब उससे मैं क्या कहूँगा। क्योंकि हमने सुना, मैं किरण बेदी के रोड शो में जा रहा था,
वहाँ पे मैंने सुना एक बीजेपी कार्यकर्ता, एक महिला खड़ी थी, उनके साथ उनके पति, उनको सुना रहे कि टैंक्स जा रहे होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हिंदुस्तानी सेना और तिरंगे को सलाम करेगा, देखो मोदी का कमाल। तो इस तरीके से आप उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश करें। जनता के मन में इस प्रकार का अगर अच्छी भावना है तो उसको कोई मैन्युफैक्चर्ड रूप में सोचने का क्या कारण है? कोई क्रिएट कर रहा हो, जनता का वो स्पॉन्टेनियस जनता को लग रहा होगा, नहीं वो देश के प्रति स्वाभिमान जागृत हो रहा होगा। पर दिल्ली की जनता, ये दूसरी तरफ ये भी बुद्धिमान जनता है कि चुनाव में कौन योग्य है उनको वोट देगी। हमको लगता है कि हम योग्य प्रतिद्वंदी है दिल्ली की जनता के सामने। चलिए, वो फैसला हम दिल्ली की जनता पे छोड़ते हैं। बिल्कुल, उसी को सुनाना है, उसी के फैसले को सबने मानना है। राम माधव जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी राम माधव से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।